नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के भूगोल इतिहास के ऊपर और राजस्थान के इतिहास के ऊपर हमारी चर्चा जारी थी। राजस्थान के जो महत्वपूर्ण राजवंश है उस राजवंशों के ऊपर हमारी चर्चा जारी थी और राजवंशों के ऊपर हम बात कर रहे थे सोहान राजवंश के ऊपर। स्वान राजवंश के ऊपर हमने पहले बात की अजमेर के स्वानों के बारे में कि स्वान वंश की स्थापना किसने की थी। वासुदेव स्वान ने की थी। सप्पाल दक्ष स्थापना 1.25 गांवों के समूह यानी सांबर के निकट जिसकी राजधानी थी छतरपुर में स्वान वंश की स्थापना की वासुदेव स्वान ने। उससे आगे हमने बात की स्वान वंश से, उसके बाद में अर्णोराज, अजयराज, उसके बाद सोमेश्वर के बाद उससे पहले आया विग्रहराज ससुर जिसे बीसल देव कहते थे, जिसने हरिकेली नाटक की रचना करी और हरिकेली नाटक के कुछ अंश जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो ढाई दिन का झोपड़ा बनवाया गया उसके ऊपर उत्कीर्ण है। उससे आगे मैंने बात की सोमेश्वर के बारे में कि सोमेश्वर की हत्या गुजरात या अबू के शासक भीमदेव द्वितीय ने की। उससे आगे हमने पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात की जिसे राय पिथौरा या दल पुंगल की उपाधि दी गई है। उससे आगे हमने बात की पृथ्वीराज की घोड़े का नाम नाटेरंबा और पृथ्वीराज ने 2 युद्ध लड़े जिसका नाम पहला तिरैन का प्रथम युद्ध जो 1191 के अंदर मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज के मध्य हुआ था जिसमें पृथ्वीराज की विजय हुई थी। लेकिन तिरैन का जो द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में उसके अंदर पृथ्वीराज की हार हुई। उससे आगे हमने बात की थी कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पृथ्वीराज की मृत्यु युद्ध के अंदर ही हो गई थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पृथ्वीराज की हत्या जब पृथ्वीराज युद्ध से भागे तो हरियाणा में सिरसा नामक स्थान पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सरस्वती नामक स्थान पर पृथ्वीराज चौहान की हत्या मोहम्मद गोरी के सैनिकों के द्वारा की गई। लेकिन जो संदर्भ का ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, इसके अनुसार ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की हत्या मोहम्मद गोरी के द्वारा की गई अफगानिस्तान के अंदर। तो ये मैंने बात की। उससे आगे हम आए उसके बाद हमने बात की कि स्वानों का जो अंतिम शासक था वो पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज के बाद जो पृथ्वीराज के आगे पृथ्वीराज का पुत्र अजमेर का शासक बनता है। लेकिन पृथ्वीराज का जो भाई होता है जिसका नाम हरिराय, हमने बात की कि पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद भी इसने तुर्की आक्रांतों से लोहा लिया और पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को शासन गद्दी से हटाकर स्वयं वहां का शासक बन गया। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे हटाकर कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर का शासक बन गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से हमने बात की कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से गोविंदराज ने रणथंभौर पर अधिकार किया और रणथंभौर में 1194 ईस्वी के अंदर सोहान वंश की स्थापना की हमने बात की थी। उससे आगे बात की थी कि गोविंदराज के बाद जो महत्वपूर्ण शासक आता है उसका नाम जैतर सिंह और जैतर सिंह के बाद शासक आता है जिसका नाम हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान के ऊपर हमारी चर्चा जारी थी कि हमीरदेव चौहान का शासनकाल 1282 से लेकर 1301 तक हमारी चर्चा थी जिसके अंदर हमने बात की अमीर के बारे में कि अमीर के पिताजी का नाम जैतर सिंह जिसने 32 वर्ष तक शासन किया और उसकी याद में हमीरदेव चौहान ने एक छतरी का निर्माण करवाया जिसे 32 खंभों की छतरी कहते हैं जो रणथंभौर के अंदर स्थित है। इसे न्याय की छतरी कहते हैं क्योंकि इसी स्थान पर अमीर बैठकर जनता का न्याय करते थे। उससे आगे मैंने बात की कि अमीर के पत्नी का नाम रंगा देवी, अमीर के गुरु का नाम राघव देव, अमीर के घोड़े का नाम बादल। उससे आगे मैंने बात की कि अमीर के 2 सेनापति थे। पहले 2 सेनापति है जिसका नाम भीम सिंह व धर्म सिंह, दूसरी सेनापति है जिसका नाम रणमरो रतिपाल। हमने पहले बात की जलालुद्दीन एवं अमीरदेव के मध्य, तो जलालुद्दीन एवं अमीरदेव के मध्य 2 युद्ध लड़े। जलालुद्दीन और अमीरदेव के मध्य कितने युद्ध लड़े? 2 युद्ध लड़े। पहला युद्ध कब लड़ा गया? पहला युद्ध लड़ा गया 1292। पहला युद्ध लड़ा गया 1280 के अंदर जिसके अंदर जलालुद्दीन ने रणथंभौर दुर्ग को चारों ओर से घेरा लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं हुई। तो दूसरी बार
बोर्न के अंदर आक्रमण किया और रणथंभौर दुर्ग का जो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जिसे झाइन दुर्ग कहते हैं, झाइन दुर्ग पर अधिकार करने का प्रयास किया, लेकिन हमीरदेव के जो महान सेनापति थे धर्म सिंह एवं भीम सिंह ने अपना साहस दिखाते हुए जलालुद्दीन की सेना को पराजित कर लिया और जलालुद्दीन पराजित होते ये कहा कि ऐसे में 10 दुर्गों को मुसलमानों के बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। उससे आगे मैंने बात की कि अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि ये दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो बख्तर बंद दुर्ग है, बाकी सब दुर्ग नंगे है। क्योंकि ये दुर्ग ऐसी पहाड़ियों से घिरा है जहां पर इस दुर्ग से आसानी से हम नहीं पहुंच सकते हैं। इस दुर्ग पर पहुंचने के लिए एक ही मार्ग था जो मार्ग कौन सा था, झाइन दुर्ग से हम इस दुर्ग के अंदर प्रवेश कर सकते थे। उससे आगे हमने बात की, हमारी चर्चा जारी थी अलाउद्दीन खिलजी वर्सेज पहले यहाँ पर लिखो रणथंभौर के चौहान, पहले हेडिंग तो लगा रणथंभौर के चौहानों पर हमारी चर्चा जारी थी हमारी। और उसके मध्य में बात कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी जिससे शॉर्ट में हम एक लिखते हैं अलाउद्दीन खिलजी एवं हमीर के मध्य संघर्ष। हमीर हट तिरिया तेल सडे न दूजी बार, हमीर देव चौहान संघर्ष। हमने कारणों की बात कर ली थी कि जिसके अंदर हमने सर्वप्रथम बात की कि रणथंभौर दुर्ग दिल्ली एवं गुजरात के मार्ग पर पड़ता था, तो हम अलाउद्दीन खिलजी का दिल्ली और गुजरात में आना जाना रहता था। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर अधिकार करना चाहता था, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अलाउद्दीन खिलजी के 2 विद्रोही थे जिसका नाम मोहम्मद शाह कौन से थे, 2 विद्रोही थे जिसका नाम था मोहम्मद शाह एवं एक कैब्रू। ये 2 विद्रोही थे जिस विद्रोही को हमीर ने क्या दी, शरण दी। 2 विद्रोही थे मोहम्मद शाह एवं कैब्रू, 2 विद्रोही थे। इस विद्रोही को हमीर ने शरण दी। इस कारण हमीर से मांग की गई कि हमीर तुम मुझे मेरे विद्रोही वापस कर दे, मैं तुम पर आक्रमण नहीं करूंगा। तो हमीर ने कहा कि मैं आपको ये वापस नहीं दूंगा। इस कारण हमीर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। यहां तक बात कर ली थी। जो पहला आक्रमण होता है 1299 के अंदर इसका पहला आक्रमण होता है। अलाउद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करता है और रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर क्या लगा था, घेराबंदी लगा था। रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर घेराबंदी लगाता है और दुर्ग के अंदर हमीर के महान सेनापति जिसका नाम था, दुर्ग के अंदर हमीर के महान सेनापति भीम सिंह व धर्मपाल अपने सैनिकों का निरीक्षण कर रहे होते हैं। इसके इस रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर दीवार बनी थी और दीवारों के ऊपर से सैनिक लगातार पत्थरों की बारिश कर रहे थे और अलाउद्दीन खिलजी की सेना पत्थरों से घायल होती जा रही थी। और इस पत्थरों के अंदर एक सेनापति, इन सैनिकों के अंदर एक सेनापति था जिसका नाम था नुसरत खां। कौन सा था, नुसरत खां। पूछा गया एग्जाम में कि रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी करते समय अलाउद्दीन खिलजी की किस सेनापति की मृत्यु हो गई थी, तो ये वीर गति को प्राप्त हुई, क्योंकि इसने रणथंभौर दुर्ग के ऊपर देखा था, ऊपर से पत्थर आया और सीधा सिर पर पड़ा और पड़ते ही इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो नुसरत खां की इस दुर्ग के चारों तरफ जब घेराबंदी चल रही थी तो ऊपर से पत्थर गिरा और पत्थर गिरने से नुसरत खां की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ऐसे चलते कई महीनों के बाद जब अमीरदेव के सैनिकों ने फैसला लिया कि हम बाहर जाकर
बाहर जाकर लड़ते हैं। इस टाइम अलाउद्दीन खिलजी इस सेना के साथ नहीं था, तो अमीरदेव की सेना बाहर आई और अमीरदेव की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर इतना प्रहार किया कि वो सेना भागने लगी। सेना भागती भागती कई दूर दूर से चली गई। तो उस टाइम अमीर के दो सेनापति थे जिसका नाम था भीम सिंह। अमीर के सेनापति थे भीम सिंह व धर्म सिंह। भीम सिंह व धर्म सिंह, इस दोनों महान सेनापतियों ने इस सेना का पीछा किया और दौड़ा दौड़ा कर मारा। सेना को दौड़ा दौड़ा कर मारा और काफी दूर जाने के बाद में धर्म सिंह तो यहाँ से वापिस आ गए। धर्म सिंह यहाँ से वापिस आ गए। धर्म सिंह ने कहा बस यहीं तक इसको छोड़ दो, लेकिन भीम सिंह को इतना गुस्सा आया कि भीम सिंह इसको इस दुर्ग से इतनी दूर ले गए और लड़ते लड़ते स्वयं वीर गति को प्राप्त हो गए। लड़ते लड़ते स्वयं वीर गति को प्राप्त हो गई। तो पूछा गया है कि रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी में कौन सा सेनापति मारा गया? अलाउद्दीन खिलजी का, नुसरत का एवं जो अमीरदेव स्वान का जो सेनापति मारा गया था उसका नाम था भीमदेव। तो जब ये धर्मपाल वापिस आया, ये सेना को किले से दूर छोड़कर आई और वापिस जब धर्म सिंह आया तो देखा, अमीरदेव स्वान ने देखा कि भीम सिंह नहीं है, भीम सिंह साथ में नहीं है। तो पूछा धर्म सिंह को कि भाई भीम सिंह क्या होता होगा? भीम सिंह इस सेना के पीछे भागते भागते किले से कितनी दूर चले गई और वहां पर धर्म सिंह वीर गति को प्राप्त हुआ। तो भीम सिंह वीर गति को प्राप्त हो गया। तो मेरे को पूछाया कि तू पीठ दिखाकर कैसे वापस आया? तू राजपूत है, पीठ दिखाकर वापस क्यों आया? इस कारण कहा जाता है कि अमीरदेव स्वान ने सेनापति पद से धर्मपाल को क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया कि तू इस सेनापद के लायक नहीं है, तू सेनापद के लायक नहीं है। अगर तू सेनापद के लायक होता तो तू भी धर्मपाल के साथ जाता और भीम सिंह को अकेला नहीं छोड़ता, तुम भी भीम सिंह के साथ जाता और भीम सिंह के साथ लड़ता, या तो युद्ध में विजय होकर आता या तुम भी वीर गति को प्राप्त हो आता। ऐसे कहकर अमीर ने धर्म सिंह को सेनापति के पद से हटा दिया। इस प्रकार हुआ था पहला युद्ध हुआ। तो पहले युद्ध के बारे में लिख सकते हैं हम। पहला युद्ध किस किस के मध्य हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के मध्य कब हुआ? 1299 के अंदर पहला युद्ध हुआ। किस किस के मध्य हुआ? हमें सेनापति इंपोर्टेंट है, सेनापति वर्सेज एक के अलाउद्दीन खिलजी। अमीरदेव के दो सेनापति थे, भीम सिंह वर्सेज धर्म सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे उलगू खां व नुसरत खां। उलगू खां व नुसरत खां की इस दुर्ग की घेराबंदी के समय, यहां पे लिख दो नॉट। रणथंभौर का जो पहला दुर्ग हुआ था, जो रणथंभौर में पहला युद्ध हुआ था, उस युद्ध के अंदर इस युद्ध में अमीर का सेनापति भीम सिंह एवं एके का सेनापति नुसरत खां वीर गति को प्राप्त हुए। क्या हुए? वीर गति को प्राप्त हुए। पूछा गया, ये तो जो था ना ये भाई नुसरत खान वाला तो कई बार 10 एग्जामों में से 2-3 एग्जामों के अंदर तो ये देखने को मिलता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, नुसरत खान वाला तो इंपॉर्टेंट लगा। तो उससे आगे दूसरा युद्ध, उससे आगे हम बात करती है। ये आशा करता हूं कि आपको समझ में आया। दूसरा युद्ध होता है, कब होता है? दूसरा
एक का 1301 का आक्रमण, 1301 का आक्रमण। 1301 का जब आक्रमण हुआ था उससे पहले हम सैनिक लिख देते। किसकी मध्य हुआ था? हमीर की मध्य, जिससे राजस्थान का प्रथम शाखा कैसे उसके बारे में बात करेंगे। एक की मध्य हुआ था। तो एक का यहाँ पर हमीर के दो सेनापति थे। देखो हमने बात की थी धर्मपाल वो धर्म सिंह एवं भीम सिंह थे। भीम सिंह तो वीर गति को प्राप्त हुई है, हमने बात की थी इस दूसरी पैसम युद्ध के में। और दूसरी जो बती थी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था धर्म सिंह। धर्म सिंह को तो पद से बर्खास्त कर दिया। और उसके बाद में दो सेनापति आते जिसका नाम है रणमल और रतिपाल। रणमल व रतिपाल। और यहाँ आता है कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग आता है। कौन आता है? कमालुद्दीन गुर्ग आता है। कौन आता है? कमालुद्दीन गुर्ग आता है। कौन आता है? सेनापति आते हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी को जब पता चला कि हमारी सेना रणथंभौर पर अधिकार करने के लिए गई थी, लेकिन रणथंभौर में हमें कोई सफलता हाथ में नहीं मिली। तो रणथंभौर पर जब अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि हमें सफलता नहीं मिली, तो अलाउद्दीन खिलजी अपना सैनिक था, अपने जो सैनिक थे उसको पुनः तैयार करता है कि अब हम यानी मैं स्वयं आपके साथ रणथंभौर दुर्ग पर चलूंगा और रणथंभौर दुर्ग पर हम आक्रमण करेंगे। और जब इसका सेनापति मारा गया नुसरत खां, और नुसरत खां के स्थान पर एक नया सेनापति लाया जिसका नाम था कमालुद्दीन गुर्ग। तो अलाउद्दीन खिलजी कमालुद्दीन गुर्ग को लेकर रणथंभौर दुर्ग के चारों तरफ घेराबंदी लगाता है, जिस प्रकार पहले लगाई थी। घेराबंदी लगाई, 5-6 महीने घेराबंदी लगाई, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिली। कोई भी सफलता नहीं मिली। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि कमालुद्दीन तू अपना कोई कमाल दिखा। हमें 5-6 महीने हो गई, अभी तक हमें कोई सफलता हाथ में नहीं मिली। तो हम ऐसे रहेंगे तो हमको रणथंभौर दुर्ग पर तो हमारा अधिकार इम्पॉसिबल है। तो ऐसा कहा जाता है कि कमालुद्दीन ने अमीरदेव के दो सेनापतियों को बुलाया और कहा कि हम आपसे युद्ध करना नहीं चाहते। हम आपसे क्या करना चाहते हैं? आपसे संधि करना चाहते हैं। संधि के बहाने से रणथंभौर के दो सेनापतियों को बुलाया, रणमल व रतिपाल आए। और कमालुद्दीन ने कहा कि क्या हाल है रणमल और रतिपाल, क्या हाल है? तो बस ठीक हाल है। तो के सेनापति रहना है क्या? शासक बनने का भी मूड है? तो के रणमल ने कहा कि भाई सेनापति तो पूरी जिंदगी किसको रहना है भाई, राजा बनने का ख्वाब तो है हमारा। तो ख्वाब है तो मैं कहता हूं ऐसे करो आप। तो क्या करना है? तो कुछ भी करके हमें इस रणथंभौर दुर्ग के अंदर प्रवेश करवा दो। दंड भेद आप कोई सी भी नीति अपनाकर मुझे इस रणथंभौर दुर्ग के अंदर प्रवेश करवा दो। गुर्ग ने अपना कमाल दिखाकर रणमल और रतिपाल को अपने और कहा कि आप मुझे सिर्फ इस दुर्ग के अंदर प्रवेश करवा दो और मैं आपको इस दुर्ग का प्रशासक यानी इस दुर्ग का शासक बना दूंगा। हमारा आपसे कोई आपसी झगड़ा नहीं है, हमारा झगड़ा है सिर्फ हमीरदेव चौहान से। आप हमें इस दुर्ग के अंदर प्रवेश किसी भी प्रकार से आप हमें इस दुर्ग के अंदर प्रवेश करवा दो और हम आपको उसके बदले में यहाँ के शासक बनाएंगे। हमें तो यहाँ की जागीरी नहीं लेनी। ऐसे कहा तो हमीरदेव की तो सेनापति इसके अंदर यानी कमालुद्दीन के झांसे के अंदर आ गए। जब हमीरदेव को पता चला कि हमारे दो सेनापति इसके अंदर यानी कमालुद्दीन के साथ जाकर मिल गई है, तो हमीरदेव ने विचार किया कि अब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन बचा नहीं है, अब हमें केसरिया करना ही पड़ेगा। तो हमीरदेव ने साहस दिखाते हुए चौहान ने भूखे शेर की तरह
अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर हमला किया। करते 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 हमीरदेव स्वान वीरगति को प्राप्त हो गई, वीरगति को प्राप्त हो गए। और उसके बाद में आपको पता होगा कि या जो आए थे वो दो सेना मंगोली विद्रोह, हमने बात की थी अलाउद्दीन खिलजी के जो दो सेनापति थे यानी दो सैनिक थे जिसका नाम था मुहम्मद शाह और केबरू। युद्ध में लड़ते 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 अलाउद्दीन खिलजी की जब नजर केबरू पर पड़ी तो देखा जाता है कि देखा गया कि केबरू हमीरदेव स्वान की ओर से लड़ रहा है, हमीरदेव स्वान की ओर से लड़ रहा है और अलाउद्दीन खिलजी की सेना को मार रहा है। जब अलाउद्दीन खिलजी जब मोहम्मद शाह के पास गया और पूछा कि मोहम्मद शाह क्या हाल है तेरा, मोहम्मद शाह क्या हाल है तेरा, तो के हाल तो बस ठीक है, बता तेरे साथ क्या किया जाए कालिया, बता कालिया तेरे साथ क्या किया जाए। तो मोहम्मद शाह ने साथी सोड़ी करते हुए कहा कि पहली बात है मुझे तू जिंदा मत छोड़ना, अगर तूने मुझे, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं तुझे छोड़ दूं तो तू क्या करेगा मेरे लिए, अगर मैं तुझे इस युद्ध में जिंदा छोड़ दूं और तुझे मैं अपने साथ मिला लूं तो तू मेरे लिए क्या करेगा। तो मोहम्मद शाह ने कहा कि तुमने अगर मुझे जिंदा छोड़ दिया तो पहले तो मैं तुझे मारूंगा, और दूसरा इस स्थान पर यानी अमीर के स्थान पर, अमीर जी वीरगति को प्राप्त हुए, अमीर के स्थान पर मैं अमीर के ही वंशज को शासक बनाऊंगा, ऐसा कहा तो अलाउद्दीन खिलजी को मित्रों गुस्सा आ गया और अलाउद्दीन खिलजी ने बेरहमी से हाथी के पैरों के नीचे मोहम्मद शाह को कुचलवा कर मोहम्मद शाह और केबरू की हत्या कर दी, मोहम्मद शाह और केबरू की हत्या कर दी। मित्रों इस प्रकार रणथंभौर का युद्ध हुआ और युद्ध के अंदर केबरू, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन खिलजी क्या हमीरदेव स्वान मित्रों वीरगति को प्राप्त हो गई। उसके बाद में रानियों ने जोहर किया और इस प्रकार हमीरदेव स्वान के जो इतिहास, इस प्रकार हमीरदेव स्वान की इतिहास की समाप्ति हुई और जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम लिख सकते हैं। इस प्रकार हमीरदेव स्वान को रणथंभौर दुर्ग यानी रणथंभौर का अंतिम शासक कहा जाता है, रणथंभौर का अंतिम शासक कहा जाता है। पहला युद्ध हुआ, दूसरा युद्ध 1301 का आक्रमण, 1301 का आक्रमण। मित्रों शासक कौन था जिस समय किस पर आक्रमण हुआ था? हमीरदेव स्वान के। वर्षित किसके मध्य हुआ था? आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी वर्सेज अमीर के मध्य हुआ था। अमीर के मध्य हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के दो अलाउद्दीन खिलजी को सेनापति थे कमालुद्दीन गुर्ग और अमीर के जो सेनापति थे रणमल रतिपाल। एक के आणि कमालुद्दीन लिखतो कमालुद्दीन गुर्ग के साथ मिल गए। कमालुद्दीन गुर्ग के साथ क्या हुए? मिल गए। तो अब आप कहोगे कि पूछोगे सर रणमल व रतिपाल का क्या हुआ? जब युद्ध की समाप्ति हुई और युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी विजय हुआ और रणमल व रतिपाल साथी सौड़ी करके गए कि लाओ हमारा ईमान, हम तो हमारे वादे पर पक्के रहे। रणमल व रतिपाल ने कहा कि हम तो हमारे वादे पर पक्के रहे, हमने आपको रणथंभौर दुर्ग के अंदर प्रवेश करवा दिया, अब आप हमको इसका शासक बना दो, हम आपकी प्रति वफादार रहेंगे। तो कमालुद्दीन ने कहा कि हम धर्म के भी यानी तुम
राजपूतों यानी स्वयं के भी आपके राजा के प्रति आप वफादार नहीं रहे, जिसका आपने नमक खाया उसके प्रति भी आप वफादार नहीं रहे, तो हमारे प्रति आप कैसे वफादार रहोगे। ऐसे कहने के बाद में कहा जाता है कि रणवन व रतिपाल दोनों की गर्दनें उड़ा दी गई कमालुद्दीन गुर्ग के द्वारा, और कमालुद्दीन गुर्ग ने इन दोनों की हत्या कर दी। तो उसके बाद में आता है इसे जोहर किसने किया। साका साका जोहर यानी महिलाओं के द्वारा अग्निकुंड में कूदना। अग्निकुंड में कूदना क्या कहलाता है। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए महिलाओं द्वारा अग्नि में कूदना क्या कहलाता। जोहर एवं केसरिया किसने किया। केसरिया अमीर ने किया। और जल जोहर यहाँ पर देखने को मिलता है। जल जोहर पद्मला या देवल दे भी मिलता है। दे या पद्मला तालाब बनाया था। अमीर ने अपने बात की थी। पद्मला तालाब अमीर ने अपनी पुत्री के लिए बनाया। उसके अंदर कूदकर देवल दे ने अपनी जान दी थी। इस प्रकार। और यहाँ जो रणथंभौर का प्रशासक किसे बनाया गया। रणथंभौर का प्रशासक अमीर के बाद बनाया गया उल्गू खान को बनाया गया। रणथंभौर का प्रशासक उल्गू खान को बनाया गया। ये राजस्थान का प्रथम साका कब हुआ था। 11 जुलाई 1301 में राजस्थान का प्रथम साका है। राजस्थान का प्रथम साका कहाँ पर हुआ था। मित्रों, इस प्रकार अमीरदेव स्वान की गाथा समाप्त हुई। आशा करता हूं कि मैंने आपको अमीरदेव स्वान की जो वीरता है, अमीरदेव स्वान एक साहसी वीर पुरुष निडर शासक था, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया है। आशा करता हूं कि जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम बात करेंगे जो जालोर के शासक है, जालोर के चौहानों के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे द्वारा प्रयास किया गया आपको थोड़ा भी अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दो। तो मिलोला काले एक नवे वीडियो रे साथे, नवे जोश और नवे विचार रे साथे। राम राम, जय हिंद।